हेलो, मैं हूँ विनयकार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 6 के अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 8 अध्याय हो चुके थे, तो आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया है कि पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ आपको पॉइंट मिल गया कि गंगा नदी जो है एक स्थान ऋषिकेश में भी बहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। कानपुर, हरिद्वार, बनारस, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गंगा नदी बहती है। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। अब इन पर्वतों पर उन्होंने क्या देखा? ओक, चीड़ और देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र में जो वृक्ष मिलते थे उससे भिन्न थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्वतों पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ओक, चीड़, देवदार, जो मैदानी वृक्षों से काफ़ी भिन्न होते हैं। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। वहाँ पर क्या देखा? ऊँट पर उष्ण मरुस्थल घूमा उन्होंने। तो इसका मतलब राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं और वहाँ पर जो मौसम होता है वो उष्ण होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रख। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। तो नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। जहाँ पर भी मरुस्थल होता है वहाँ पर नागफनी पाए जाते हैं। और अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष कतार देखे। तो यहाँ चीज़ आपको एक चीज़ देखने को मिला, कैजुराइना के वृक्ष। तो कैजुराइना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पुरी में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। तो उड़ीसा, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो समुद्र तट होते हैं वहाँ पर वो सैर करने गए और वहाँ पर क्या देखा? कैजुराइना वृक्ष। तो ये आपको एक चीज़ मिला, कैजुराइना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के पुरी में, समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण थे, शुष्क थे और कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। तो इन सब स्थानों पर बहुत प्रकार के जीव भी थे जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। भुज ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर अपने अलमारी, दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हों। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पर कोई ना कोई जीव पाया जाता है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई जीव ना पाया जाता हो। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसने पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो लोगों ने क्या किया? ज्वालामुखी का जो मुख होता है, मुहाना होता है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। हेडिंग है सजीव एवं उनका परिवेश। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मरुस्थल में ऊँट थे। मरुस्थल में क्या होते हैं? ऊँट। पर्वत पर बकरी या पुरी के समुद्र तट पर केकड़े
एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न भी थे। यहाँ पर है अगला हेडिंग हमारा आवास एवं अनुकूल। यहाँ पर वो ये है इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। तो समुद्र में जो जंतु और पौधे होते हैं वो किस प्रकार के जल में रहते हैं, लवणीय जल, जिसको खारे पानी भी बोलते हैं। और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो श्वसन के लिए क्या करते हैं, जल में जो विलेय वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, उसका उपयोग वो करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में क्या होता है, बहुत गर्म होता है और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो ये समुद्र और मरुस्थल के बीच जो है आवास और अनुकूलन में डिफरेंस था। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों के क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। तो ऊँट की जो शारीरिक संरचना है उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। ऊँट के पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊँट का पैर लंबा होने की वजह से उसका शरीर क्या रहता है, रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब मूत्र का जो विसर्जन है वो बहुत कम मात्रा में करते हैं और इनका मल जो होता है वो शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता, मतलब पसीना उन्हें नहीं आता है ऊँट को, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। क्योंकि शरीर से इनके जो है जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें पसीना नहीं आता है। इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो ऊँट जो होते हैं वो जल के बिना भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के मछलियों को देखें, इनमें से कुछ दर्शाएगा। परंतु इनमें इतने अधिक किस्म के मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित है, धारा रेखीय होता है। तो जो भी मछलियां होती हैं उनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होती है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके थे। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। तो इनका जो धारा रेखीय शरीर की संरचना होती है वो क्या करती है, जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, या कह सकते हैं कि जल के अंदर तैरने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। तो मछलियों का शरीर किससे ढका होता है, चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को
सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। तो ये जो चिकने सल्क होते हैं वो मछली की सुरक्षा भी करते हैं और जल में सुगम गति करने में सहायता भी करते हैं। अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूँछ चपटी होती हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो मछली में जो पंख और पूँछ पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जल के अंदर दिशा परिवर्तन और उनमें संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। मछली के जो गिल होते हैं, जिसको क्लोम बोला जाता है, वो क्या करते हैं, उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो मछली में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो उन्हें श्वास लेने में सहायता करता है, क्लोम बोलते हैं उसको, गिल या क्लोम। हम देखते हैं मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने के लिए सहायक होती हैं और ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार उनका जो शरीर है वो विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करती हैं। तो इनका जो शारीरिक संरचना है, मछली का जो शारीरिक संरचना है उसे जल में रहने के लिए अनुकूल बनाता है और ऊँट की जो शारीरिक संरचना है उसे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। हमने पृथ्वी पर जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है, अनुकूलन। तो मछली की जो शारीरिक बनावट है वो क्या करती है, वो जल के परिवेश में रहने के लिए उसे योग्य बनाती है। और अगर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट की जो शारीरिक संरचना है वो उसे मरुस्थलीय परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है। तो यही इनकी जो विशिष्ट संरचनाएं हैं, इसी को कहते हैं उस विशेष परिवेश के लिए अनुकूलन प्रदान करना। तो विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जंतु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश में अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। यहाँ पर दिया किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो कोई भी सजीव हो, जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी रहता है, वो स्थान उसके लिए क्या कहलाएगा, आवास कहलाएगा। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। तो जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, तो मनुष्य वो एक ही जगह रहता है जहाँ उसे भोजन मिलता है, वायु मिलता है, शरण स्थल होता है उनका, और उनकी सारी आवश्यकताएं जो होती हैं पूरी होती हैं। और ये सभी किस पर निर्भर करते हैं, उसके आवास पर निर्भर करते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर जहाँ वो रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास। तो स्थल मतलब जमीन पर जो पाए जाने वाले पौधे और जीव जंतु होते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन हुआ, ये सब स्थल पे पाए जाने वाले आवास हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सभी स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। अगर हम जलाशय की बात करें, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। ये सिंपल सा है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। तो जो अलग अलग आवास होते हैं उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी बहुत विभिन्नताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं उनमें। तो यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। तो इसी प्रकार जो स्थलीय आवास है उसी प्रकार हम जलीय आवास में भी देख सकते हैं कि उनमें जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनमें असमानताएं भी होती हैं। चाहे
में रहने वाले जीव में अलग भिन्नताएं होंगी, अलग विशेषताएं होंगी। समुद्रों में रहने वाले जीव में अलग विशेषताएं होंगी। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। तो ये हम पर्यावरण में पढ़ा चुके थे कि सभी जीव जैसे जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो जैव घटक होते हैं। वो पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं? जैव घटक, पौधे और जंतु। अगर हम चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। तो ये पर्यावरण के अजैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये भी जो है अजैव घटक में अंतर्गत आते हैं। तो इसको सब आपको नोट करना है। हालांकि ये सब हम पर्यावरण के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जब हम पहला लेक्चर लिए थे। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। अब अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। तो ये सही बात, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक आपको जो है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तब उस समय आपको जो है सांस लेने में तकलीफ़ होगी और शारीरिक व्यायाम में भी असुविधा होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मैदानी क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं है हमारा शरीर, तो इसलिए वहाँ पर असुविधा महसूस होती है। वहाँ पर पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। तो पहाड़ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो इसलिए हमें सांस लेना पड़ता है। कैसे? तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। अगर हम बहुत दिनों से अगर रह रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है उस वातावरण के लिए अनुकूल हो जाता है, मतलब उस वातावरण को एडॉप्ट कर लेता है हमारा शरीर। हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे जैसे हम वहाँ पर समय बिताते हैं तो हमें सांस लेने में धीरे धीरे जो कठिनाई होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन। तो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे जो परिवर्तन होते क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। तो ये हमने जो एडॉप्ट किया, पहले हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ का जो परिवेश है उसके प्रति अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है इसको कहते हैं पर्यानुकूलन, क्योंकि ये कुछ अल्प अवधि में हमने अडॉप्ट किया है, तो इसको क्या कहेंगे? पर्यानुकूलन। लेकिन यह परिवर्तन अगर हजारों वर्षों में हुआ हो तो इसे क्या कहेंगे? अनुकूलन। जो पर्यानुकूलन होता है वो भिन्न होता है अनुकूलन से। तो यहाँ पर आप देखते हैं वायु, जल, प्रकाश और जो ऊष्मा होती है ये सभी क्या हैं? अजैव घटक हैं। ये सभी सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वास्तव में ये अजैव जो कारक हैं सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
तो बीजों के अंकुरण के लिए वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा ये सभी आवश्यक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सजीवों के लिए ये जो अजैव कारक या घटक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही चीज़ आपको जानना था। हम देखते हैं कि बहुत से सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यह अनुकूलन काम आता है। तो अनुकूलन ही जो है उसे उसके परिवेश में रहने के लिए सहायता प्रदान करती है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। अभी हमने कहा कि जो अनुकूलन होता है वो कई हजार वर्षों में हुए अनुकूलन को कहते हैं। ये अल्पकाल में नहीं होता अनुकूलन, ये हजारों वर्षों में अनुकूलन होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। तो वे सभी जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो क्या होते हैं? वो मर जाते, मतलब अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं ऐसे वातावरण में, क्योंकि उनका शरीर उसके अनुकूल नहीं होता। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तो वो ही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को उस परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। विभिन्न आवासों की यात्रा। पहला हमारा कुछ स्थलीय आवास में पहला है मरुस्थल। तो मरुस्थल के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया कि बिल में रहने वाले मरुस्थलीय जंतु। तो मरुस्थल में जो जीव रहते हैं वो ज़्यादातर बिल के अंदर रहते हैं, क्योंकि ऊपर जो होती है बहुत गर्मी होती है मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से। अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे होते हैं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। तो जो मरुस्थल में चूहे और सांप होते हैं वो उनके जो पैर होते हैं वो ऊँट की भांति लंबे नहीं होते हैं। दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। तो ये जो सांप और चूहे होते हैं वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं? भूमि के अंदर गहरे बिल बनाकर उसी में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो यही जंतु क्या करते हैं? फिर बाहर आ जाते हैं। तापमान में कमी आ जाती है। तो मरुस्थल में एक प्रकार का पौधा होता है जिसको नागफनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागफनी या कैक्टस कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगर ये भारत की बात करें तो ये राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं जैसे कैक्टस या नागफनी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पत्तियां होती हैं मरुस्थलीय पौधों की वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं कांटों के रूप में, जिससे क्या हो? जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित हो। इसी वजह से वो अपने आप को अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? पानी की मात्रा की कमी होती है। इसीलिए पौधे जो है अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए क्या करते हैं? अपने पत्तियों को कांटे के रूप में बदल लेते हैं, जिससे जल बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित हो। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां क्या होती हैं? कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जो जल ह्रास है उसमें कमी आती है।
नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। तो आप नागफनी के पौधे देखे होंगे तो उसमें पत्ती जैसी जो दिखाई दे रही है संरचना वो वास्तव में तना होता है और उस पर जो है कांटों के रूप में पत्तियां होती हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों में होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो उनके तनों में होता है। जो पत्तियों जैसी संरचना दिखाई देती है नागफनी में वो वास्तव में क्या होता है, तना होता है और उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है। तो इसके जो तने होते हैं वो किससे ढके होते हैं, मोटी मोम परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में जो है पानी होती है, तो पानी की आवश्यकता पौधों को होती है। तो वो क्या करते हैं, इनके जो जड़ होते हैं पौधों के वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अंदर तक चली जाती हैं। किसकी खोज में, जल की खोज में गहराई तक चली जाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है, ये बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, बर्फ़ गिरते हैं शीतकाल में। कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शीतकाल में बर्फ़ भी गिरते हैं। देखिए पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष यहाँ पर दिया गया है, जो आप देख रहे हैं शंक्वाकार के रूप में दिखाया गया है। तो वो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अगर हिमपात हो तो बर्फ़ यहाँ से गिरे और सीधे नीचे आ जाए, वहाँ पर जो है रुके ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि ये वृक्ष जो है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो तेंदुआ है और फिर याक है और ये पहाड़ी बकरी है दिखाया गया है। ये पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, सामान्यतः शंक्वाकार हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये शंक्वाकार होने की वजह से वर्षा का जल और हिम जो होते हैं वो नीचे सरक जाते हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियों एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होती हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है और उनमें जो फर पाए जाते हैं वो ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर जो है लंबे बालों से ढका होता है। तो अगर हम याक की बात करें तो शरीर को गर्म रखने के लिए इनके शरीर पर क्या होता है, लंबे बाल होते हैं और ये उसके शरीर को ढके रहते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं या बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। तो ये जो फर होते हैं तेंदुओं में, पहाड़ी तेंदुओं में पाया जाता है, वो क्या करता है कि जब ये बर्फ़ पर चलते हैं तो उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी की मजबूत खुर उसे
ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो पहाड़ी बकरी की मजबूत खुर क्या करते हैं, उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूल में विविधता दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उनमें अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। आते हैं अब घास स्थल पर। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले भूरे रंग, हल्का भूरा बोला जाता है मटमैले को। तो शेर किस रंग का होता है, मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं, तो क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पास में हैं। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। तो शेर की जो आगे की अगले पैर के नख होते हैं, कह सकते हैं नाखून होते हैं, वो लंबे होते हैं और वो क्या कर सकता है, उसको अपनी पादांगुलियों के अंदर उसको छिपा सकता है, अपने नख को। उसका मटमैला हरा भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। तो उसका मटमैला हल्का भूरा रंग क्या करता है, शिकार के दौरान घास के जो सूखे मैदान है वो उसको छुपाए रखने में मदद करता है। और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने उसकी आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। तो शेर की जो आँखें होती हैं वो कहाँ होती हैं, चेहरे के सामने होती हैं। वो क्या करती हैं, वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। और इसका जो मटमैला रंग होता है वो मैदान का जो सूखा भाग होता है उसमें अपने आप को छिपाए रखने में मदद करती हैं, जिससे शिकार जो है शिकार को पता नहीं चल पाता। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इनके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसके शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान क्या करते हैं, उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें, तो हिरण की जो आंखें होती हैं वो उसके चेहरे के अगल बगल होती हैं, मतलब पार्श्व में होती हैं, जिससे वो प्रत्येक दिशा में देखकर खतरे को महसूस कर सकता है। तो ये विशेषताएं होती हैं हिरण की। हिरण की जो तेज गति है उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तो आप जब भी देखे होंगे हिरण काफ़ी तेज़ वो भागता है, तो ये तेज़ गति जो है उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। शेर, हिरण और अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। अब कुछ जलीय आवास की बात करें तो पहला है समुद्र। समुद्र का एक जलीय आवास है। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री सजीवों जो मछली के अलावा जो समुद्री जंतुएं हैं उनका शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। तो ये जो दो जंतु जो हैं स्क्विड और ऑक्टोपस, इनका शरीर जो है धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं।
इनका शरीर धारकीय होता नहीं है, लेकिन जब भी ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को कैसे बना लेते हैं, धारारेखीय बना लेते हैं। जैसे मछली का शरीर होता है धारारेखीय, उसी प्रकार अपने शरीर को बना लेते हैं जब भी ये जल में चलते हैं। और रहते कहाँ हैं, समुद्र की गहराई और तलहटी में रहते हैं और अपने और आने वाले शिकार को वहीं पर पकड़ते हैं। जल में श्वास के लिए इनमें गिल या क्लोम पाए जाते हैं। तो जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल या क्लोम पाए जाते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल ऐसे जंतु हैं, जलीय जंतु हैं जिनमें गिल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो मछलियों में क्या होता है, वो कैसे श्वास लेते हैं, कहाँ से, गिल, जिसको क्लोम बोलते हैं, उसी के सहायता से श्वास की प्रक्रिया को करते हैं। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में जो है गिल नहीं पाया जाता है। ये सिर पर स्थित नासाद्वार, इनके सिर पर एक नासाद्वार होता है अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल किससे श्वास लेते हैं, नासाद्वार कहाँ पर पाया जाता है, सिर पर स्थित होता है नासाद्वार अथवा वात छिद्र बोलते हैं। तो इसी से वो श्वास लेते हैं डॉल्फिन और व्हेल। याद रखने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल जो है वो लंबे समय तक जल में बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो ये जो व्हेल और डॉल्फिन है वो समय समय पर जो है समुद्र की सतह पर आकर अपने जो श्वास छिद्र है, नासाद्वार है, उससे क्या करते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। तो ये समय समय पर इसीलिए समुद्र की सतह पर आते रहते हैं। आप देखे भी होंगे डॉल्फिन जो है समय समय पर उछलता कूदता रहता है, तो वो इसी लिए आता है ऊपर। जलीय आवास तालाब एवं झील। तो यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो है समुद्र के, कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं, कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। तो ये पौधा आप देख रहे हैं पूर्णतः जलमग्न है, ये आंशिक रूप से जो है तैर रहा है सतह पर, जल की सतह पर। तो इसमें क्या लिखा है कि कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो स्थलीय पौधे, स्थल पर जो पाए जाने वाले पौधे होती हैं, उनकी जड़ें मिट्टी से क्या करती हैं, जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। तो इनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं आकार में। इनका कार्य क्या होता है, केवल पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। उनको वैसे ही जल मिलता रहता है, बस वो पौधों को तलहटी में जमाए रखती हैं। इन पौधों का तना क्या होता है, लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनका तना कैसा होता है, लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। तो जल की सतह पर पत्तियां और फूल क्या करते हैं, प्लवन करते हैं, तैरते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं कुछ जलीय पौधे। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती, फूल, सभी जो है जल के अंदर ही वृद्धि करते हैं, जो पूर्ण रूप से डूबे हुए पौधे होते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी मतलब
संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं या बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। पतली होने की वजह से, संकरी होने की वजह से क्या होती है, इनसे होकर जल क्या है, बहता रहता है और ये आसानी से अपने आप को मोड़ लेती हैं पत्तियाँ। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल क्या होता है, इनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति भी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे जलमग्न पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे क्या होता है, जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति भी नहीं होती है। मेढक क्या है, तालाब में पाए जाने वाले एक प्रकार का जंतु है। मेढक तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है, या तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। तो इसलिए मेढक क्या है, उभयचर होता है, क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और स्थल में भी। रह सकता है। तो मेढक के जो पश्चपाद होते हैं वो लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। तो विशेषता क्या है इनकी पश्चपाद की, जो पीछे का पैर होता है लंबा मजबूत होता है, छलांग लगाने में सहायता करता है और शिकार पकड़ने में सहायता करता है। इनके पश्चपाद में जालयुक्त पादांगुलियाँ होती हैं, इनके अंगुलियों के बीच जाल जैसा बिछा होता है। मतलब जैसे इनकी ऐसे ऐसे अंगुलियां हैं, तो इनकी अंगुलियों में ऐसे ऐसे जाल लगा होता है, जालायुक्त होती हैं इनकी अंगुलियां। इनके पश्चपाद ऐसे दिखाते हैं। तो ये ऐसे जाल बिछा होता है इनके अंगुलियों में, जालायुक्त होती हैं, जो क्या करती हैं, तैरने में सहायता करती हैं। ये जालयुक्त पादांगुलियों की वजह से ये क्या होते हैं, सही से तैर पाते हैं। हमारे आसपास के जीव, अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक चीज़ दिया है कि वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, मांस जिसको बोलते हैं, वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, वन में पाई जाती, ये सभी जो हमने नाम पढ़ा ये सभी वन में पाई जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं हैं। भी जानते हैं कुर्सी मेज जो है वो सही आते हैं। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस, पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस किसके द्वारा रचित है, एडवर्ड लियर, एडवर्ड लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये छंद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि ये एडवर्ड लियर की पुस्तक है। क्या है पुस्तक का नाम, कंप्लीट नॉनसेंस। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर, एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु जो हैं वो सभी सजीव हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं
जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? बिल्कुल। सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो निर्जीव में नहीं होते हैं, जिससे पता चलता है कि वस्तु जो है वो क्या है, सजीव है या निर्जीव है। आप स्वयं क्या हैं? सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप देख लीजिए आपके अंदर क्या क्या लक्षण है, तो वही लक्षण जो है ज़्यादातर सजीवों में पाए जाते हैं। क्या सभी सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है? तो पहला चीज़ आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि जो जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीवों में क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए तथा विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यहाँ भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु क्या करते हैं भोजन के लिए? इन्हीं पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो बहुत सारे जंतु होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या तो इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से क्या मिलता है? सजीवों को ऊर्जा मिलती है जो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सजीवों के अंदर जो अन्य जैव प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रिया होती है सजीवों के अंदर, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है लक्षण, जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। तो सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी जो सजीव होते हैं वृद्धि होती है। अगर आप कुत्ता देखे होंगे, अभी देखे हैं, अगले 10 साल बाद अगर आप देखेंगे, अगर वो ज़िंदा है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। कि आज अगर आप देखे रहे हैं तो वो उसकी जो आकृति है कुछ छोटा होगा। अब जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल 3 साल होता जाएगा तो उसकी आकृति में क्या होगा, आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सजीवों में वृद्धि होता है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जंतुओं के बच्चे होते हैं वो वृद्धि कर कैसे हो जाते हैं? वयस्क हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से उत्पत्ति होकर, अगर मुर्गी का अंडा है तो मुर्गी क्या करता है? उस अंडे को सेता है, फिर एक समय आता है वो स्फटित हो जाता है, मतलब फूट जाता है। फूट कर क्या होता है? तो एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा जो होता है मुर्गी का बच्चा, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो चूजा होता है वृद्धि करके या तो मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं? वो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। पौधे में वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। तो आज अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उसका जो है उसमें वृद्धि आपको दिखाई देती है। तो वो भी एक प्रकार का सजीव है। पौधे भी सजीव होते हैं। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों
तो वृद्धि क्या होती है? सभी सजीवों में होती है। तो वृद्धि सभी जीवों में होती है। वृद्धि क्या होती है? सभी जीवों में होती है। क्या सभी जीव श्वसन करते हैं? तो सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। ये भी एक लक्षण है सजीवों का। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु जो है वो शरीर के अंदर आती है, अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु क्या होती है? बाहर निकल जाती हैं। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो जो वायु हमारे अंदर जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है उसका उपयोग हम करते हैं और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो श्वास के द्वारा जो है बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उनके उदर की गति ध्यान कीजिए। मतलब अगर कोई जंतु जो है इस विश्राम की अवस्था में है तो आप देखेंगे कि उसका जो उदर है, मतलब पेट की जो गति है, उसको आप अगर ध्यान से देखिए तो वो मंद गति से जो है गति करता रहता है उसका उदर। तो मंद गति क्या बताती है? कि उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। जो मंद गति हो रही है उदर में तो वो क्या दर्शा रही है? उनके श्वास लेने की क्रिया को। श्वसन जो है सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का होता है वो भिन्न होता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें गैसों का जो आदान प्रदान है उनका जो तरीका है वो भिन्न भिन्न होता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए अगर केचुए की बात करें तो केचुआ की जो त्वचा होती है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो केचुआ जो है किससे सांस लेता है? अपने त्वचा द्वारा। और मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वे जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती हैं। तो मछली में गिल पाया जाता है जिसके माध्यम से वो जल में जो विलेय वायु होती है और वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसको अवशोषित कर लेती हैं गिल के माध्यम से। और केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। क्या पौधे में भी श्वसन होता है? यस, पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर गलत लिखा है क्योंकि रंध्रों द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? वायु को अंदर लेती हैं और जो CO2 होता है CO2 का उपयोग करती हैं। और ये गलत है, O2 ऑक्सीजन वायु को बाहर निकालती हैं जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर गलत दिया है, इसको नोट कर लिएगा कि पत्तियां रंध्र द्वारा जो है सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और वह O2 वायु में निष्कासित कर देती हैं जिसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। हम जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है।
भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब जब ये भोजन बनाते हैं तो उस दौरान जो ऑक्सीजन की मात्रा निष्कासित करते हैं वो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? जब वो श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे काफ़ी अधिक होती है जब भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। और वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? सांस लेने में उपयोग करते हैं, जो काफ़ी बहुत मात्रा में वो निष्कासित करती हैं। क्या सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? हाँ, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं। तो ये सभी जितने हम बता रहे हैं सभी लक्षण हैं सजीवों के। अगर हमारा पैर जो है अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? उसके प्रति अनुक्रिया कर लेते हैं। जैसे ही धंसता है हम क्या करते हैं? तुरंत वो उस जगह को पकड़कर बैठ जाते हैं और वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया है, अनुक्रिया है, क्योंकि हमें कांटा चुभा या नुकीली वस्तु जो है हमारे पैर में गड़ गई है, जिसके प्रति हम अनुक्रिया करने लगते हैं। जब भी हम तेज प्रकाश में जाते हैं और अचानक हमारी आँख पर तेज धूप या प्रकाश पड़ता है तो हम क्या करते हैं? हमारी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती हैं। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं जिसके प्रति जो है हम क्या करते हैं? अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ प्रिय व्यंजन को देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तेज प्रकाश से आंखें बंद हो जाती हैं, कांटों से चुभ जाता है हमारे पैर में, उसके प्रति हम अनुक्रिया करने लगते हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन। ये सभी उद्दीपन है। बाह्य जो प्रिय व्यंजन है, तेज धूप है, कांटा है, ये सब क्या है? उद्दीपन है। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? बिल्कुल होती है। खाना देते समय जब भी आप जीव जंतुओं को भोजन देते हैं तो वो भोजन को देखते ही अचानक क्या हो जाते हैं? चैतन्य हो जाते हैं और भोजन को देखते ही अचानक खड़े हो जाते हैं। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती हैं? भाग जाती हैं। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। तो कोई जंगली जानवर हो उस पर आप तेज प्रकाश डालिए या आग उनके सामने रख दीजिए तो वो तुरंत भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। तो जब रात्रि में रसोई के घर होती है या घर की ही बात कर लीजिए कि जहाँ पर अंधेरा होता है तो अंधेरे में कॉकरोच क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे ही बल्ब जलती है वो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान पर भागने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जो अनुक्रिया उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे अगर हम छुई हुई पौधे की बात करें जिसको गुल मेहंदी भी कहते हैं, तो इनके पौधे की पत्तियों को छूने पर अचानक वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब मुरझा जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो सूर्यास्त के बंद हो जाने पर वो भी बंद हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य के अनुसार अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। जो सूरजमुखी का पौधा होता है तो उसका जो पुष्प होता है सूरजमुखी, वो क्या करता है? जैसे जैसे सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर आता है वैसे सूरजमुखी का पुष्प भी जो उसी के अनुसार जो है चेंज होता रहता है उसकी स्थिति। और बहुत सारे कुछ पौधे जो है पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका मतलब सभी सजीव क्या करते हैं? अपने परिवेश में
अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये आपको पता चल ही गया होगा। सजीवों में उत्सर्जन, तो सजीवों में उत्सर्जन भी होता है, ये भी एक लक्षण है सजीवों का। सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं, तो क्या हम संपूर्ण भोजन का उपयोग कर पाते हैं, नहीं। तो जो उपयोगी होते हैं उसी का हम केवल उपयोग करते हैं, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बच जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। आहार का केवल कुछ ही भाग जो है जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो अपशिष्ट के रूप में बचता है हमारे शरीर में, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। विभिन्न जैव प्रक्रमणों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो जीवों में पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तो सजीवों में इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन किन अंगों से होता है, गुदा के माध्यम से। श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं जिसके द्वारा हमारा पसीना निकलता है, तो भी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। क्या पौधों में उत्सर्जन होता है, हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधों को कोई नुकसान ना हो, पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। तो उत्सर्जन भी क्या है, सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। अगला है सजीव, क्या सजीव प्रजनन करते हैं, तो ये भी सजीव का एक लक्षण है, सजीव प्रजनन करते हैं। तो सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अगर हम पक्षी की बात करें तो वो घोंसलों में अंडे देती हैं। तो क्या पक्षी का घोंसला आपने देखा है, तो वो घोंसलों में क्या करती हैं, अंडे देती हैं। कुछ अंडे स्फुटित होकर प्रस्फुटित होते हैं और उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो जंतु क्या करते हैं, प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर हम बिल्ली की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो आपने घरों में देखा होगा बिल्ली को, तो उनके बच्चे कैसे होते हैं, उन्हीं के समान होते हैं। तो वो प्रजनन द्वारा अपने समान संतान। अगर हम दूसरे जंतुओं की बात करें तो उनका प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं और अंडे से शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु क्या करते हैं, सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। और पक्षियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं और अंडे से चूजे निकलते हैं। तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब शिशु को जन्म देने वाले जंतु हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन करते हैं, और इनके तरीके क्या क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बीजों को हम क्या करते हैं, मिट्टी में बो देते हैं, और उसी से वो नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। तो इस तरह जो है प्रजनन होता है, बीजों के द्वारा नन्हे पौधे बनते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करना, ये प्रजनन का दूसरा तरीका है पौधों में। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आलू की जो कलिका होती है, आप आलू देखे होंगे, आलू में छोटे छोटे कलिका निकल जाती हैं। जब आलू आप काफ़ी समय से एक ही जगह पर रखे रहते हैं जहाँ पर नमी हो, तो आप देखेंगे कि आलू से कुछ कलिकाएँ निकलने लगती हैं। तो ये कलिका वाले भाग को अगर हम
मिट्टी में बो देते हैं तो इसी से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। आप देख रहे हैं चित्र में कि एक आलू है, तो आप देख रहे हैं चित्र में एक आलू है और उसे एक कलिका निकला हुआ है, इसी को मिट्टी में बो दिए तो यहीं से एक पौधा उत्पन्न हो गया। तो यही जो है कायिक द्वारा जो है प्रजनन हुआ। तो प्रजनन का एक अलग तरीका है। तो सजीव जो है प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो हाँ, सभी सजीव जो है गति भी करते हैं। तो ये भी लक्षण है सजीवों का। जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी, हमने अध्याय 8 में की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में संवाहित होती हैं। तो पौधे अपने ही स्थान पर वृद्धि करते हैं, वो गमन नहीं करते लेकिन अपने स्थान पर रहकर वृद्धि करते हैं। तो पौधे भी वृद्धि करते हैं। पुष्पों का क्या एवं बंद होना, ये भी क्या है? गति है। तो क्या पौधे में आपने विभिन्न प्रकार की गति देखे हैं? हाँ, जैसे पुष्पों का खिलना, बंद होना, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का गति ही तो है। तो सजीवों में गति होती है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी देखते हैं, जैसे बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? ये स्वयं नहीं चलते, इनको चलाना पड़ता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। तो मृत्यु भी सजीवों का एक सामान्य लक्षण है। ये अगर सजीव है तो कभी ना कभी उसकी मृत्यु भी होना तय है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रहती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रजनन की वजह से ये जंतुएं जो होती हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिनकी वजह से इनकी प्रजातियां जो है हजारों वर्षों तक जीवित रहती है, अस्तित्व में रहती है। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। तो एक प्रजाति का अस्तित्व तभी संभव है जब उनके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है और उससे अपने समान जो है नए होते रहते हैं। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। तो ये सभी क्या हैं? सजीवों के लक्षण हैं। प्रजनन, गति, वृद्धि, मृत्यु, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, श्वसन। जैसे कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये सजीव है? नहीं, क्योंकि ये अपने से गति नहीं करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जाता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीव के अन्य सभी लक्षण पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। कुछ लक्षण होते हैं लेकिन वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या ये हमेशा सत्य है? नहीं। क्या हमें सभी सजीवों में वे भी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? तो सजीवों के जो सभी लक्षण हमने बताया, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सजीव होते हैं
जिनमें वे पूरे लक्षण नहीं होते, कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। क्या हमें निर्जीवों में भी वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो हाँ, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ नहीं। इस विषय को आप अच्छी प्रकार से समझने के लिए किसी बीज के विषय में विचार करें, कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। अगर हम किसी बीज की बात करें तो यह एक अगर हम बीज की बात करें तो यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा कोई वृद्धि नहीं होती इसमें। जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो ये पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा परिणन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं कि उनमें सजीवों के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। तो फिर जीवन क्या है? अगर हम गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, गेहूं की बोरी की देखें तो उसमें कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। इसका मतलब बीजों में क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। हमने देखा बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उसे सक्रिय नहीं होते हैं। तो मतलब सजीवों में कोई ना कोई लक्षण अवश्य दिखाई देता है, लेकिन सभी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इतने चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, तो सजीव क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि सजीवों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आवास। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे एवं जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? जैव घटक होते हैं। तो ये थे सारांश। अभी कुछ और है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप ये परिवेश के क्या हैं? अजैव घटक हैं। ये सब हम पर्यावरण के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। सजीव वस्तुएं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं। तो ये सभी क्या हैं? सजीवों के लक्षण हैं। तो ये थे पाठ के सारांश। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो वीडियो आप दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।